हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर 2017 में जो ईपीएफओ के एग्जाम थे उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 12 क्वेश्चन सिर्फ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पूछे गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत ही एकदम तगड़ा तैयारी होना चाहिए जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आपके लिए लेकर के आऊँगी, ताकि ये जो टॉपिक है आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर में जो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे अकाउंट, इस पेपर को सॉल्व करने के बाद उसके बाद आप एमसीक्यूज़ को करिएगा, और आपको खुद से आएगा तो खुद से करिएगा, क्योंकि मैंने 3 अलग अलग बुक से आपको अकाउंटिंग मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अकाउंटिंग आपके बहुत अच्छे से तैयार होंगे। तो आप एमसीक्यूज़ को खुद से सॉल्व करिएगा, और आपके कितने मार्क्स आते हैं उसको काउंट करके बिल्कुल एक्यूरेसी में बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से अपने दिमाग में सोचिएगा कि आप कितने नंबर कर पाए हैं, और उस हिसाब से इस पर मेहनत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक भी किया करिए, क्योंकि आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। आप लोग लाइक करते ही नहीं है, मैं बस लाते जाती हूँ। अगर आप लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको 3 से 4 वीडियोस एक दिन में प्रोवाइड करूँगी। और वैसे भी जो लोग गुरु होते हैं उनको कुछ दक्षिणा दिया जाता है। कहीं ना कहीं मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं गुरु ही हुई। तो आपको बस लाइक करना है। लाइक करने से, गुरु दक्षिणा देने से शिक्षा में सफलता मिलती है। आप लोगों को सफलता मिलेगी, बस लाइक कर दिया करिए, और कुछ नहीं करना है आपको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है, ये ईपीएफओ में 2000, सारा ही जो 12 क्वेश्चन है वो 2017 का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थगित राजस्व व्यय, यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। प्रारंभिक खर्च एक स्थगित राजस्व व्यय जो कंपनी के शुरू होने के पहले किया जाता है, जिसका लाभ आगे कई वर्षों तक मिलता है। जैसे उदाहरण, कंपनी पंजीकरण की फीस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2017 में, वो है डिप्रिशिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इन एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, यानी राजस्व व्यय और खर्च का उदाहरण है। तो यहाँ नीचे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। स्थायी परिसंपत्तियों को इस्तेमाल करने के लिए उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे ह्रास कहते हैं। ह्रास प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है, इसी कारण इसे राजस्व व्यय अथवा राजस्व खर्च कहते हैं। इससे पीएल अकाउंट के डीआर में दिखाया जाता है, डेबिट में दिखाया जाता है, डेबिट रिकॉर्ड में दिखाया जाता है। ठीक है। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है, ये भी 2017 का ही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS स्टैंड्स फॉर, यानी लेखाकरण के संदर्भ में पद IFRS किसका प्रतीक है? आपका सही जवाब होना चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि ये IFRS का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, यानी आय और व्यय लेखा क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ये 2017 का ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी आय व्यय लेखा है। नॉमिनल अकाउंट है। आय और व्यय लेखा एक प्रकार का आय व्यय लेखा प्रकृति का होता है, जो कि गैर व्यवसायिक संस्थान यानी NPO का लाभ हानि दर्शाता है। लाभ हानि तथा खर्च का प्रदर्शित करने वाले खाते नॉमिनल अकाउंट यानी आय व्यय लेखा प्रकृति के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वसीयतें साधारणतया लेगेसीज आर जनरली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सही जवाब था ऑप्शन ए, यानी पूंजीकृत होती है। वसीयतें पूंजीकृत होती है तथा तुलन पत्र में ली जाती है, कैपिटलाइज एंड टेकन टू बैलेंस शीट। तो इसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे इस बार पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। वसीयतें साधारणतः एक प्रकार की संपत्ति होती है जिसका पंजीकृत किया जाता है, और इसको आर्थिक जिन्हें में भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ईपीएफओ में 2017 का प्रश्न है।
प्रेषण यानी भेजे हुए माल का असामान्य हानि किस लेखे में क्रेडिट की जाती है? किस लेखे में क्रेडिट की जाती है? कंसाइनमेंट अकाउंट में, प्रेषण लेखा में। तो नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है, वो भी आप देख लीजिए। असामान्य हानि प्रेषण पर भेजे गए माल यानी गुड्स की दशा में प्रेषण यानी प्रेषण खाता में दिखाया जाता है, क्योंकि प्रेषण में भेजे गए माल की दशा में लाभ हानि प्रेषण खाता द्वारा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तुएं खरीदी जाती हैं तब राशि किस लेखे में नामे की जाती है? ये भी आप देख सकते हैं 2017 का है। किस नामे की जाती है? ऑप्शन बी, संयुक्त उद्यम लेखा में, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। जब वस्तु खरीदी जाती है, यदि नगद, ये देखिए ये फॉर्मेट है, जॉइंट वैल्यू अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड, ये अमाउंट यहाँ पे टू कैश अकाउंट अमाउंट, बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश। आपका सही जवाब है संयुक्त उद्यम लेखा। अगला प्रश्न जो 2017 में पूछे गए थे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, वो है सूचना पर विचार। जो निम्नलिखित ये सूचना दी गई है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उस पर आपको विचार करनी है। तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सकल लाभ की दर बेची गए वस्तुओं की लागत पर 25% है। तो ये आपको सेल दिया हुआ है 20 लाख और बिक्री कितना है? 20 लाख। आपको बतानी है कि सकल लाभ की राशि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4 लाख। ये ईपीएफओ में 2017 का प्रश्न था। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। सकल लाभ की गणना की गई है, बिक्री दिया है 20 लाख, तो लागत निकालने के लिए बिक्री इंटू 100 अपॉन 125, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, चलिए इसको खुद से सॉल्व करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी ईपीएफओ में 2017 का प्रश्न है। ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा है। सही जवाब है आय व्यय लेखा, नॉमिनल अकाउंट। ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा आय व्यय लेखा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ऋणी प्रणाली के अंतर्गत खाता लेखा आय व्यय लेखा प्रकृति का होता है। इसमें शाखा खाते में सभी खर्चे और आय को सम्मिलित किया जाता है। इस खाते से लाभ हानि भी प्रदर्शित होता है। लाभ हानि प्रदर्शित करने वाले सभी खाते आय व्यय लेखा प्रकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 10वां है, विद्युत शक्ति की लागत विभिन्न विभागों में किसके अनुसार प्रभाजित की जानी चाहिए? ऑप्शन सी, हॉर्स पावर का यंत्र घंटों से गुणन, हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। विभागीय खाते को बनाते समय कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि सभी विभागों के लिए एक साथ किया जाता है। ऐसे खर्चों को किसी न किसी आधार पर विभाजित किया जाता है। विद्युत शक्ति का बंटवारा हॉर्स पावर इंटू घंटों के आधार पर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 11वां प्रश्न ये है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं? किस अनुसूची के अंतर्गत? ऑप्शन सी, अनुसूची 3, शेड्यूल 3 के अंतर्गत। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 में दिया जाता है। इसी अनुसूची 3 के अनुरूप ही वित्तीय विवरण बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट, साझेदारी करार में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों द्वारा लाभ और हानियां बांटी जाती हैं। किसमें बांटी जाती हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इक्वली, बराबर बराबर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार यदि साझेदारी संलेख में साझेदारों के लाभ हानि के वितरण के बारे में कुछ नहीं उल्लिखित है, तो उस दशा में लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के बीच बराबर बराबर किया जाता है।
यहीं से हमारा अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2017 का समाप्त होता है। अब आइए एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। आप समझ गए होंगे कि कैसा पैटर्न था जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। तो अब एमसीक्यूज़ को आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। आंसर को देखने के चक्कर में मत रहिए। अगर आंसर को आप देख लेंगे तो फिर उस हिसाब से आपकी स्पीड नहीं रह जाएगी, आपको पता रहेगा कि आंसर तो दिख ही रहा है। इसीलिए पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने 50,000 समता अंश 10 रुपये वाले निर्गमित किए जाने पर 8 रुपये दत्त है और 50,000 8% पूर्वाधिकार अंश 100 रुपये वाले भी निर्गमित किए। संभावित लाभ 10 लाख रुपए है। समता अंशों पर लाभांश की सामान्य दर 16% है। करों के लिए प्रावधान 60% और लाभ का 10% संचय करना है। समता अंश का मूल्य होगा। अब इसको खुद से आप सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। आपका आंसर आना चाहिए 40 रुपीज़। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसाय को 1 जनवरी 1997 से क्रय करने हेतु 1 मई 1987 को 1 मई 1997 को एक कंपनी का निगमन हुआ। वर्ष की औसत मासिक बिक्री की तुलना में जनवरी, मार्च और सितंबर की बिक्री 1.5 गुनी थी और दिसंबर की बिक्री 2 गुनी और फरवरी की बिक्री आधी थी। तो निगमन के पूर्व तथा निगमन के पश्चात की अवधि में बिक्री का अनुपात क्या होगा? खुद से सॉल्व करिए, बताइए बिक्री का अनुपात क्या होगा। आपका आंसर आना चाहिए 4:8। 4:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड ने 20 अंश प्रत्येक 10 रुपए का, जिन पर 6 रुपए प्रति अंश भुगतान हो चुका था, को जब्त कर लिया। इनमें से 8 अंश प्रत्येक 5.50 रुपीस चुकता होने पर पूर्ण दत्त के रूप में पुनर्निर्गमित किए गए। पूंजी संचिति खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि होगी। राशि कितनी होगी? आपका आंसर आना चाहिए 12 रुपये। ऑप्शन ए 12 रुपये। किस किस का सही हो रहा है फटाफट बताते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदत्त अनुपात चालू अनुपात इक्वल टू दिया है 2.8। अम्ल परीक्षण अनुपात इक्वल टू 1.5। कार्यशील पूंजी इक्वल टू 1,62,000 रुपीज़। तरल संपत्तियां हैं, आपको बतानी है इसमें से कि तरल संपत्तियां क्या हैं। यदि प्रदत्त इस्टू चालू खाता 2.8 है, अम्ल परीक्षण अनुपात 1.5 है, कार्यशील पूंजी 1.62 रुपीज़ है, तो तरल संपत्तियां क्या होगी? तो आपका आंसर आना चाहिए 1,35,000 रुपीज़। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शुद्ध लाभ 30,000 रुपये है और गैर रोकड़ी व्यय 10,000 रुपये है, तो संचालन होना फंड होगा। कितना फंड होगा? 40,000 रुपये। सही जवाब होगा 40,000 रुपये। यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया गया है कि संचालन द्वारा कोष कितना है? 40,000 होगा, जो कि इस तरीके से निकाला जाएगा। शुद्ध लाभ प्लस गैर रोकड़ी व्यय। शुद्ध लाभ कितना है? 30,000 है, गैर रोकड़ी व्यय है 10,000, दोनों को ऐड कर देंगे 40,000। आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन उपयोगी संस्थाओं में सबसे अधिक प्रचलित लेखांकन पद्धति है, वो कौन सी पद्धति है? दोहरा खाता पद्धति इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मूल्य वृद्धि वितरण लाभ हानि खाता बनाने की परंपरागत पद्धति पर सुधार है। तो इसका तर्क क्या दे रहा है? तर्क दे रहा है कि मूल्य वृद्धि वितरण फर्म द्वारा लाभ वृद्धि तथा व्यवसाय के पर्णधारियों के हिस्से को दर्शाता है। तो अब आप अपना उत्तर बताइए कि इसमें से कथन कारण दोनों सही है, तर्क जो है वो कथन को सही से अपना बता रहा है, व्याख्या कर रहा है, या फिर सिर्फ ए सही है या फिर सिर्फ आर सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होना चाहिए कि ए और आर, कथन और तर्क दोनों ही सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, एक कंपनी की अंश पूंजी कम की जा सकती है। कितना? जारी किए गए अंशों के मुख्य मूल्य को कम करके। एक कंपनी की अंश पूंजी कम की जा सकती है जारी किए गए अंशों के मुख्य मूल्य को कम करके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
भारतीय निर्यात मूलक कंपनी में अप्रवासी भारतीयों द्वारा समता पूंजी में नियोजन किया जा सकता, कितना किया जा सकता? 100% तक। ऑप्शन डी राइट होगा आपका, 100% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से लेखांकन समीकरण कौन सा है? आपको बतानी है कि इसमें लेखांकन समीकरण कौन सा है। ऑप्शन बी पूंजी इक्वल टू संपत्ति माइनस दायित्व तो आपका लेखांकन समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ऑप्शन हम छिपा देते हैं ताकि आप सिर्फ प्रश्नों को देखते चले, उसके बाद खुद से आंसर सोचें। निम्नलिखित मदों में से कौन सा चालू दायित्व है? आपको बतानी है इसमें से कौन सा चालू दायित्व है। आंसर आप कर दिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, बकाया मजदूरी। बकाया मजदूरी जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मद पूंजी संचय नहीं है? इसमें से कौन सा मद पूंजी संचय नहीं है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाभांश समतुल्यता संचय। इसमें से मद पूंजी संचय कौन सा नहीं है? लाभांश समतुल्यता संचय नहीं है। बाकी शेयरों के निर्गमन पर प्रीमियम है, समामेलन से पूर्व का लाभ भी है और स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ भी है, लेकिन लाभांश समतुल्यता संचय नहीं है। चलिए नेक्स्ट, रहतिया का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य जो कम हो पर करने की प्रथा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? आंसर करिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूढ़िवादिता की प्रथा का उदाहरण है। रहतिया का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य, सॉरी चुप गया था इतना, दोनों में जो कम हो, मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो पर करने की प्रथा किसका उदाहरण है? रूढ़िवादिता की प्रथा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करिए फटाफट। तलफट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है, किस पे दिखाया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल चिट्ठे में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से करिए, बहुत सारे क्वेश्चन करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्यतः आय अर्जित मानी जाती है उस समय जबकि, आपका आंसर होगा बी, रोकड़ प्राप्ति हो जाती है। सामान्यतः आय अर्जित मानी जाती है उस समय जबकि रोकड़ प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है? इसमें से आप बताइए कि कौन सा इसमें व्यक्तिगत खाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपार्जित किराया। उपार्जित किराया व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी के द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा। क्या क्रेडिट किया जाएगा? आपका आंसर होगा रहतिया खाता, ऑप्शन डी। स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा रहतिया खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक रहतिया 10,000 है जिसमें क्रय आपका 90,000 दिया है, अंतिम रहतिया 28,000, सकल लाभ बिक्री का 10% होगा, तो बिक्री की राशि कितनी होगी? आपका आंसर आना चाहिए 80,000 रुपये। बिक्री की राशि 80,000 रुपये होगी। प्रारंभिक रहतिया 10,000 है, क्रय 90,000 है, अंतिम रहतिया 28,000 है और सकल लाभ बिक्री का 10% है, तो बिक्री की राशि 80,000 रुपीज़ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखांकन मानक परिषद यानी ASBI द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है। लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विक्रय प्लस अंतिम रहतिया क्रय सकल लाभ बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ऑप्शन सी, प्रारंभिक रहतिया के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर लाभ संगठन में फर्नीचर के विक्रय पर लाभ प्रदर्शित किया जाता है, किसमें प्रदर्शित किया जाएगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आय एवं व्यय खेती के क्रेडिट पक्ष में। सही जवाब होगा आय एवं व्यय खेती के क्रेडिट पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद एक क्लब के चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं की जाती है? किस चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं की जाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चालू वर्ष के प्राप्त चंदे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विनियोग पर ब्याज के 500 रुपये प्राप्त हुए जिसमें 100 रुपये गत वर्षों के ब्याज के शामिल हैं, तो आय व व्यय खाते में कितनी राशि का लेखा करेंगे? आंसर करिए। ऑप्शन डी 400 रुपये की राशि का लेखा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है स्थायी संपत्तियों पर हरास है। किस पे हरास है? ऑप्शन होगा सी, फंड का कोई प्रवाह नहीं। स्थायी संपत्तियों पर हरास, फंड का कोई प्रवाह नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ और ब साझेदार हैं जो कि लाभों को 2:1 2:1 के अनुपात में बांटते हैं, 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनमें स को साझेदारी में शामिल किया जो अपने हिस्से की ख्याति 15,000 रुपये को अपनी लाई जाने वाली पूंजी में डेबिट करने को राजी हो गया। अ, ब और स का भविष्य में लाभ विभाजन अनुपात है क्रमशः 2, 3 और 3 का। अ का 2, बी का, ब का 3 और स का 3 रहेगा। तो ख्याति के संबंध में अ के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। कितना क्रेडिट किया जाएगा? अब तक आपने आंसर कर दिया होगा। आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी 16,667, 16,667 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक्स, वाई व जेड 1/2:2.5:1/10 है। इसके अनुपात में साझेदार हैं। यदि एक्स अवकाश ग्रहण करता है तो बचे हुए साझेदारों का लाभानुपात क्या होगा? आपका आंसर आना चाहिए 4:1, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक साझेदार कपट या लापरवाही के लिए अपने अधिकार के अंतर्गत दोषी माना जाता है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी साझेदार उत्तरदायी होते हैं चाहे ऐसा कोई करार ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में निम्नलिखित मदों को किस क्रम से दिखाया जाएगा? कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इनमें जो क्रम दिया है वो किस क्रम में दिखाया जाएगा मदों में? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी पहले अंश पूंजी, फिर संचय एवं आधिक्य, उसके बाद सुरक्षित ऋण और सबसे लास्ट में चालू दायित्व तथा प्रावधान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन के वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए, दीर्घकाल ठेका कार्यों में लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। बाकी बिजली उत्पादन एवं वितरण में लागू होते हैं, जहाज रानी कंपनियों में भी लागू होता है और रेलवे में भी, लेकिन दीर्घकाल ठेका कार्यों में लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक भूमि का टुकड़ा एक फर्म को 6 महीने पूर्व मुफ्त में दिया गया। उस समय उसका उचित मूल्य 12 लाख रुपए था, जबकि आज उसका मूल्य 14 लाख रुपए है। परंपरागत लेखांकन पद्धति के अनुसार आज उसे आर्थिक चिट्ठे में रिपोर्ट दिया जाएगा। किस मूल्य पर रिपोर्ट दिया जाएगा? आंसर करिए फटाफट। आपका आंसर आना चाहिए 12 लाख रुपए पे। 12 लाख रुपए मूल्य पर आर्थिक चिट्ठे रिपोर्ट दी जाएगी। कितना? 12 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको समझाया भी गया है व्याख्या के जरिए। भूमि के टुकड़े को 12 लाख की लागत पर दिखाया जाएगा क्योंकि ऐसा करने से ही आर्थिक चिट्ठा व्यवसायिक की वस्तु स्थिति दिखाएगा। 14 लाख पर संपत्ति को नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि बाजार मूल्य के उच्चावचन से संपत्ति लागत अप्रभावित रहती है। कितना लाख पे दिखाया जाएगा? 12 लाख रुपए पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आंसर करिए फटफट। एक कंपनी की समता पूंजी 2 लाख रुपए, पूर्वाधिकार अंश पूंजी 1 लाख रुपए, 12% ऋण पत्र 1 लाख रुपए, दीर्घकालीन ऋण पत्र 2 लाख रुपए और अल्पकालीन ऋण है 1 लाख रुपए। तो पूंजी मिलान अनुपात कितना होगा? आंसर करिए फटाफट।
आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन बी 0.5:1। 0.5:1 आपका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से बाह्य संपत्तियों को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं? जो शेष बचता है उसको शुद्ध मूल्य कहा जाता है। शुद्ध मूल्य कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में लेखांकन मानदंडों का प्रतिपादन होता है। किसके द्वारा प्रतिपादन होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिपादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई मशीन पर स्थापन व्यय को डेबिट किया जाएगा। किस पे? मशीनरी खाते में डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, यदि प्रारंभिक रहतिया 10,000 रुपये, क्रय 30,000 रुपये, प्रत्यक्ष व्यय 4,000 रुपये और अंतिम रहतिया 5,000 रुपये है तो बिके माल की लागत कितनी होगी? बिके माल की लागत 39,000 रुपीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको बॉक्स पे एक्सप्लेन किया गया है कि बिके माल की लागत बराबर होता है प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम रहतिया। ये समीकरण मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए प्रारंभिक रहतिया 10,000 है, 10,000 की जगह पुट कर दीजिए। 30,000 दिया है, क्रय 4,000 रुपये है आपका अंतिम रहतिया, इसको माइनस कर दीजिए। 10,000 प्लस 30,000 प्लस 400 माइनस 500, यहाँ पे ये गलत है, 39,000 होगा। ठीक है, क्योंकि 4,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 5,000 है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 39,000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट, एक मोटर कार जो कि 20,000 रुपये में खरीदी गई थी उसका पुस्तक मूल्य 12,000 रुपये था और 25,000 रुपये बेची गई। पूंजी लाभ क्या होगा? एक मोटर कार जो कि 20,000 रुपये में खरीदी गई थी उसका पुस्तक मूल्य 12,000 रुपये था, 25,000 रुपये में बेची गई। पूंजी का लाभ क्या होगा? पूंजी का लाभ होगा 5,000 रुपये। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्नर बनाम मरे निर्णयानुसार किसी दिवालिये साझेदार की पूंजी के घाटे को अन्य साझेदारों में विभाजित किया जाता है। किसमें? पूंजी अनुपात में। पूंजी अनुपात में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है। किसमें क्रेडिट किया जाता है? सभी साझेदारों के खाते में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अब तक कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं? समामेलन के पूर्व के लाभ का उपयोग किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों, ख्याति को अपलिखित करने में और पूंजीगत हानियों को पूरा करने में। समामेलन के पूर्व के लाभ का उपयोग ख्यातियों को अपलिखित करने में और पूंजीगत हानियों को पूरा करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की दशा में रहतिया का मूल्य अधिक निर्दिष्ट किया जाता है। किसमें? फीफो पद्धति में किया जाता है। ऑप्शन बी फीफो पद्धति इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्ठे के अंशों के निर्गमन पर प्रब्याज की राशि को दिखाया जाता है। किस प्रब्याज की राशि को दिखाया जाता है? एक दायित्व के रूप में दिखाया जाता है प्रब्याज की राशि को। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह सकता है? किस पे बकाया रह सकता है? संचयी पूर्वाधिकार अंश में। ऑप्शन बी राइट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी उन वर्षों हेतु जिन वर्ष पर्याप्त लाभ नहीं हुआ था उसका लाभांश उन वर्षों में वसूलने का अधिकार रखते हैं जिस वर्ष पर्याप्त लाभ हो। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संचयी पूर्वाधिकार अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंश समिति कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है। सही जवाब होगा उसके द्वारा लिए गए अंशों की अदत्त रकम तक। एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है उसके द्वारा लिए गए अंशों की अदत्त रकम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक लिमिटेड कंपनी ने 100 अंशों जो पूर्णतः याचित थे उसका अपहरण कर लिया गया, जिन पर 4 रुपये प्रति अंश दत्त थे। इनमें से 50 अंश 8 रुपये प्रति की दर से पुनर्निर्गमित किए गए। इसमें से 50 अंश 8 रुपये प्रति की दर से पुनर्निर्गमित किए गए पूंजी संचय में हस्तांतरित होगा। कितना हस्तांतरित होगा? 100 रुपये। सही जवाब होगा 100 रुपये हस्तांतरित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 1956 की निम्नलिखित किस धारा का संबंध उचित लेखा पुस्तकालयों के रख रखाव से है? उचित लेखा पुस्तिकाओं के रख रखाव से है। किसका है संबंध? धारा 209। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 में धारा 209 का संबंध उचित लेखा पुस्तिकाओं के रख रखाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्न होता है। क्या होता है? वस्तुगत खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता वस्तुगत खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल संपत्ति आवर्त 4 है, जिसमें शुद्ध लाभ होगा 10%, शुद्ध लाभ होगा 50,000 रुपये और शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 20,000 रुपये होना चाहिए। कुल संपत्ति आवर्त 4 है, शुद्ध लाभ 10% होगा, शुद्ध लाभ होगा 50,000, तो आपका शुद्ध लाभ कितना होगा? 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या 2 का विषय है। क्या विषय है? स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण। सही जवाब होगा स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस अंशों से आशय उन अंशों से है जो निर्गमित किए जाते हैं। आपका सही जवाब होगा वर्तमान समता अंशधारियों को निर्गमित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब अंश का बाजार मूल्य अधिक हो। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब अंश का बाजार मूल्य अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मद की एक क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए? किसमें नहीं करनी चाहिए? प्रयोग की गई संपत्ति के विषय से हानि। प्रयोग की गई संपत्ति के विषय से हानि का प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल सकता है। क्लब की प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ी आधार पर होता है, तो गैर रोकड़ी व्यवहार यानी संपत्ति विक्रय पर हानि इसमें नहीं दिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है? प्लांट के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, आंतरिक रोकथाम निम्न का अंश है। किसका अंश है? आंतरिक नियंत्रण का अंश है। नेक्स्ट, स्थायी संपत्तियों पर हराश है। क्या? ना तो कोष का स्रोत और ना प्रयोग, यानी ऑप्शन सी, ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा। स्थायी संपत्तियों पर हरास ना तो कोष का एक स्रोत है और ना ही कोष का एक प्रयोग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालन से रोकड़ बराबर है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संचालन से कोष प्लस चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों में हुई वृद्धि और कमी का समायोजन। क्वेश्चन नंबर 56, एक कंपनी अपने द्वारा हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है। किस पर? ऑप्शन डी, सभी पर, यानी प्रीमियम पर भी, अंकित मूल्य पर और छूट पर। एक कंपनी अपने द्वारा हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है प्रीमियम पर, अंकित मूल्य पर और छूट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म का औसत लाभ 9,000 रुपये है, फर्म की पूंजी 60,000 रुपये है और व्यापार से सामान्य आय की दर 10% संभावित है, तो पूंजीकरण पद्धति द्वारा ख्याति कितना होगा? 30,000 रुपये होगा। आपका सही जवाब होना चाहिए 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन 1,000 रुपये में क्रय की गई जिसका जीवन 3 साल था, 3 वर्ष था और जीवन के अंत में उसका पुस्तकीय मूल्य
512 रुपये 512 रुपीज़ होगा। अगर मूल्यह्रास की गणना ह्रासित शेष विधि के आधार पर होती है तो ह्रास दर कितना होगा? ह्रास दर होगा 20%। 20% आपका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चालू दायित्व नहीं है? इसमें से आपको बतानी है कि चालू दायित्व कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी, शोधनीय ऋण पत्र। शोधनीय ऋण पत्र चालू दायित्व नहीं है। बाकी बैंक अधिविकर्ष भी चालू दायित्व है, भुगतान योग्य खाते भी हैं और डूबत ऋणों हेतु प्रावधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड के अभाव में एक साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की स्वीकृति दर कितनी होगी? 6% होगी। आपका सही जवाब होगा 6%। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में एक साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की स्वीकृति दर 6% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म में प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया क्या कहलाता है? विक्रय किए माल की लागत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों यानी फाइनल अकाउंट एंड स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? से तात्पर्य है उपयुक्त सभी यानी चिट्ठा, लाभ हानि खाता और व्यापार खाता। अंतिम खाते तथा विवरण पत्र चिट्ठा, लाभ हानि खाता और व्यापार खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ और ब 1:2 के अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है। लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। अ और ब 1:2 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। उन्होंने स को नया साझेदार बनाया और लाभ में 1/5 1/5वां भाग देना मंजूर किया। तो नए साझेदारों के बीच नया लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 4:8:3, जहाँ पे 4 आपका अ है, बी आपका 8 है और स आपका 3 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोषों का स्रोत यानी सोर्स ऑफ फंड्स है? कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स है इसमें से? नए अंशों का निर्गमन। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, नए अंशों का निर्गमन। क्वेश्चन नंबर 65, दीर्घकालीन विनियोगों यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विक्रय सूचक क्या होगा? विक्रय सूचक होगा कोषों के स्रोत का। सही जवाब होगा आपका कोषों के स्रोत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी नेटवर्किंग कैपिटल से क्या तात्पर्य है? से तात्पर्य है चालू दायित्वों के ऊपर चालू संपत्तियों का आधिक्य। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चालू दायित्वों के ऊपर चालू संपत्तियों का आधिक्य। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी नेटवर्किंग कैपिटल से तात्पर्य होता है चालू दायित्वों के ऊपर चालू संपत्तियों का आधिक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल व्यक्तिगत खाते तथा वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं किस पे? तलपट में दिखाए जाते हैं। सही जवाब होगा तलपट में। डिप्रिसिएशन यानी ह्रास क्या है? ह्रास आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ह्रास ना तो एक कोष का स्रोत है और ना ही कोषों का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स कंपनी की प्रति अंश पर आय 15 रुपये हो और समान कंपनियों का कीमत आय अनुपात 10 रुपये है तो एक्स कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य कितना होगा? बाजार मूल्य बताइए कितना होगा? 150 रुपये होगा। कीमत आय बराबर होता है प्रति अंश बाजार मूल्य अपॉन प्रति अंश आय। तो 10 रुपये में प्रति अंश बाजार मूल्य अपॉन 15, तो प्रति अंश बाजार मूल्य बराबर होगा 150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विक्रय 6,000 रुपये है, सेल्स 6,000 रुपये है और सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट लागत का 1/3 है तो परचेज यानी क्रय 4,009 रुपये है और अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक 900 रुपये हो तो प्रारंभिक रहतिया बताइए कितना होगा? ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 500 रुपये होगा। सही जवाब होगा 500 रुपीज़। सॉल्व करिए फटाफट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऋण पत्र धारक यानी डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? निश्चित दर से ब्याज मिलता है। सही जवाब होगा निश्चित दर से ब्याज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72,
आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक अवास्तविक खाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अवास्तविक खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब्त अंशों के पुनर्गमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। पूंजी संचय खाते में जब्त अंशों के पुनर्गमन पर लाभ को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का आश्रय है ऋण पूंजी से। सही जवाब होगा ऋण पूंजी से। कंपनी अधिनियम 1956 में आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप दिया गया है किसमें? धारा 211 में कंपनी अधिनियम 1956 में आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप धारा 211 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म की तरलता को निम्नलिखित अनुपातों की सहायता से मापा जा सकता है। किसकी सहायता से मापा जा सकता है? चालू अनुपात से, अम्ल परीक्षण या त्वरित अनुपात से, और रोकड़ चालू संपत्ति, तीनों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाता है किसमें? लागत पर किया जाता है कच्चे माल का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण सभा में लाभांश की घोषणा के पश्चात इसका भुगतान आवश्यक होता है कितने पर? कितने दिनों में? 42 दिनों के अंदर। साधारण सभा में लाभांश की घोषणा के बाद 42 दिनों के अंदर भुगतान आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ हानि के सही निर्धारण में सहायक लेखांकन अवधारणाएं हैं वसूली तथा मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माणी उपक्रम में रहतिया में सम्मिलित होता है उपर्युक्त सभी, यानी कच्चा माल, प्रगति पर कार्य और निर्मित रहतिया सभी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित लेन देन में कौन सा पूंजीगत प्रकृति का है? ट्रक का खरीदा जाना। ट्रक का खरीदा जाना पूंजीगत प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 82, 5 वर्ष के जीवन वाली मशीन की लागत 10,000 रुपये है, इसका अवशेष मूल्य 1,000 रुपये है। वर्षों के अंक के जोड़ विधि के अंतर्गत पहले वर्ष में हराश की राशि कितनी होगी? 3,000 रुपये होगी। सही जवाब होगा 3,000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हराश गणना की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की लागत पर ब्याज को ध्यान में रखा जाता है? वार्षिक तिथि से। सही जवाब होगा वार्षिक तिथि से। यदि 100 रुपये के मूल्य का शेयर 5 रुपये बट्टे पर निर्गमित, जिस पर पूर्ण राशि मांगी जा चुकी हो, को 20 रुपये अंतिम मांग के भुगतान न करने पर जब्त कर लिया जाए तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। कितना डेबिट किया जाएगा? 100 रुपये से डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी प्रतिष्ठान की तरलता की स्थिति सर्वोत्तम ढंग से प्रतिबंधित होती है त्वरित अनुपात और संपत्ति आवर्त अनुपात से। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरलता की स्थिति सर्वोत्तम ढंग से प्रतिबंधित होती है त्वरित अनुपात और संपत्ति आवर्त अनुपात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है सकल लाभ 60,000 रुपये, सकल लाभ अनुपात 20%, देनदार गति 2 महीने की, देनदारों की राशि कितनी होगी बताइए? 50,000 रुपये होगी। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किया गया प्रथम लेखांकन मानक AS फर्स्ट यानी फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 निम्नलिखित में से कौन सा है? लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण है। सही जवाब होगा लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। क्वेश्चन नंबर 88, अंशों का प्रब्याजी पर निर्गमित करने पर प्रब्याजी की राशि का उपयोग किया जा सकता है बोनस अंशों के निर्गमन से। क्वेश्चन नंबर 89, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट करते हैं। किस पे क्रेडिट करते हैं? एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है, सभी साझेदारों के खातों में क्रेडिट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नगद बिक्री 40,000 रुपये, यदि नगद बिक्री 40,000 रुपये, उधार बिक्री 80,000 रुपये और देनदार 20,000 रुपये है तो औसत वसूली की अवधि होगी
360 दिन का एक वर्ष मान करके बताइए कि औसत वसूली की अवधि कितनी होगी। आपका आंसर आना चाहिए 90 दिन। औसत वसूली बराबर देनदार इंटू 360 अपॉन उधार बिक्री। 360 दिन में निकालना है, इंटू 360 करके निकालेंगे अपॉन उधार बिक्री। औसत वसूली कितना दिया है, 20,000 रुपये दी हुई है और 360 दिया हुआ है आपका दिन, अपॉन उधार बिक्री कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपये। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका 90 दिन। राइट आंसर आपका आना चाहिए 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 91, यदि चालू अनुपात 2.5 है, तरल अनुपात 1.5 है और शुद्ध कार्यशील पूंजी 15,000 रुपये है, तो रहतिया का मूल्य कितना होगा। फटाफट सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहतिया आवर्त यानी स्टॉक टर्नओवर है, कौन सा है, क्रिया अनुपात है। रहतिया आवर्त क्रिया अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल प्रयुक्त पूंजी बराबर होती है किसके, स्थायी समिति प्लस शुद्ध कार्यशील पूंजी के। यदि सकल लाभ बिक्री का 25% है तथा बिक्री माल की लागत 1 लाख रुपए है, तो सकल लाभ की रकम कितनी होगी, 33,333 रुपये होगी। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। सकल लाभ की रकम होती है बराबर बिक्री माल की लागत इंटू सकल लाभ की दर अपॉन 100 माइनस सकल लाभ की दर। फटाक से इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका 33,333 रुपीज़ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई एक साझेदारी के लिए सहमत हुए। एक्स 5,000 रुपीज़ की संपत्ति लाता है और साझेदारी में आधा समय देता है साझेदारी में, जबकि वाई 20,000 रुपये नगद लाता है और पूरा समय देता है। तो साझेदार किस अनुपात में लाभ बांटेंगे, बताइए फटाफट। 1:4 के अनुपात में लाभ को बांटेंगे। अदत्त मंजूरी यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस निम्नलिखित रूप की वर्गीकृत की जाएगी। किस रूप में वर्गीकृत की जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस, आयगत व्यय में। सही जवाब होगा आयगत व्यय में। क्वेश्चन नंबर 97, पेटेंट अधिकार खाता क्या है, वास्तविक खाता है। पेटेंट अधिकार खाता एक वास्तविक खाता है। ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है उपर्युक्त सभी द्वारा, मतलब कि खुले बाजार क्रय के द्वारा भी, ऋण प्रपत्रों की अंशों में परिवर्तित करके, नए वर्ग के ऋण पत्रों में परिवर्तित करके। ऋण पत्रों का शोधन खुले बाजार में क्रय के द्वारा किया जा सकता है, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करके किया जा सकता है और नए वर्ग के ऋण पत्रों में परिवर्तित करके किया जा सकता है, सभी में। क्वेश्चन नंबर 99, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अयाचित लाभांश निम्नलिखित शीर्षक में दिया जाता है। किस शीर्षक में दिया जाता है, चालू दायित्व में। सही जवाब होगा चालू दायित्व। क्वेश्चन नंबर 100, स्टॉक का नगद विक्रय चालू अनुपात को क्या कहते हैं, अप्रभावित रखता है। स्टॉक का नगद विक्रय चालू अनुपात को अप्रभावित रखता है। क्वेश्चन नंबर 101 एक्स वाई और जेड 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। जेड अवकाश ग्रहण करता है और उसके हिस्से को एक्स और वाई 1:2 के अनुपात में ले लेते हैं। एक्स 1 में और 2 वाई 2 में। एक्स और वाई का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, क्या होगा। आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए यानी 17:13, 17:13। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 102, लीज पर ली गई संपत्ति पर सामान्यतः ह्रास लगाया जाता है, वार्षिक विधि से ह्रास लगाया जाता है। लीज पर ली गई संपत्ति पर वार्षिक विधि से ह्रास लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या का प्रावधान दिया गया है, किसमें, कंपनीज अधिनियम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 104, अति पूंजीकरण यानी ओवर कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन डी, उपार्जन क्षमता के लिए उपयुक्त पूंजी से अधिक पूंजी उगाहना में। क्वेश्चन नंबर 105, एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध किससे है, अंशों से है। एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध अंशों से है। क्वेश्चन नंबर 106, बोनस अंश यानी बोनस शेयर्स निर्गमित किए जा सकते हैं उपर्युक्त सभी में, यानी लाभ हानि खाता के शेष से, अंश प्रीमियम खाता से और
पूंजी संचय से बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं लाभ हानि खाता के शेष से, अंश प्रीमियम खाता से और पूंजी संचय से। क्वेश्चन नंबर 107, कंपनी अधिनियम 1957 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत उचित लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है? धारा 209 के अंतर्गत उचित लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 108, पूंजी शोधन संचय खाते यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का शेष उपलब्ध होता है, क्या होता है? बोनस अंशों के निर्गमन हेतु कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का शेष उपलब्ध बोनस अंशों के निर्गमन हेतु उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 109, 10 रुपये मूल्य का एक अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किया गया है और कुल राशि मांगी जा चुकी है। यदि अंतिम याचना की 2 रुपये की राशि का भुगतान न करने के कारण अंश को जब्त कर लिया जाए तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। कितना डेबिट किया जाएगा? 10 रुपये से डेबिट किया जाएगा। 2 लाख रुपए के शोध्य पूर्वाधिकार अंश का सम मूल्य पर शोधन करना है, जिसके लिए 80,000 रुपए के सम मूल्य पर नए समता अंश जारी किए गए हैं। पूंजी शोधन संचय खाते में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। कितनी की जाएगी पूंजी शोधन संचय खाते में धनराशि? 1,20,000 रुपए आपका आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 111, देनदार 8,400 रुपए, अशोध्य ऋण प्रावधान 400 रुपए, बिक्री की लागत 36,000 रुपए, लाभ बिक्री का 40%, देनदारों से उधारी वसूल होने की अवधि कितनी होगी? अवधि होगी 49 डेज, 49 दिन। विक्रय की रकम है 36,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 40, कितना आया? 6,000। तो उधार वसूली की अवधि होगी इतनी 48.60 डेज यानी 49 दिन। क्वेश्चन नंबर 112, निवेश पर प्रत्याय यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अनुपात है किसका? शुद्ध लाभ तथा प्रयुक्त पूंजी के बीच का अनुपात है निवेश पर प्रत्याय। निवेश पर प्रत्याय अनुपात है शुद्ध लाभ तथा प्रयुक्त पूंजी के बीच। क्वेश्चन नंबर 113, जब चालू अनुपात 2:5 है और चालू दायित्व की राशि 25,000 रुपये है तो चालू संपत्ति की राशि कितनी होगी? 10,000 रुपये होगी। चालू संपत्ति की राशि 10,000 रुपये होगी। इसी तरीके से आपका अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए इसका व्याख्या दिया हुआ है। चालू संपत्ति की राशि माइनस होता है चालू दायित्व की राशि इनटू चालू अनुपात। तो 25,000 दिया है 2/5 में, तो आपका आंसर 10,000 रुपये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114, एक गैर व्यापारिक संस्था की आय निर्धारित करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा तैयार किया जाता है? आय एवं व्यय खाता तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, एक गैर व्यापारिक संस्था की आय निर्धारित करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा तैयार किया जाता है? आय एवं व्यय खाता तैयार किया जाता है। आपका सही जवाब होगा आय एवं व्यय खाता। क्वेश्चन नंबर 115, वर्ष 1998 में चंदा प्राप्त किया। 1997 के लिए 2,000 रुपये, 1998 के लिए 16,000 रुपये और 1999 के लिए 4,000। 1997 के लिए 2,000, 1998 के लिए 16,000 रुपये और 99 में 4,000 रुपये। तो 31 दिसंबर 1998 को अप्राप्त चंदा 4,000 रुपये था। तो वर्ष 1998 के आय व्यय लेखा में कौन सी राशि दिखाई जाएगी? तो आपका आंसर होगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये की राशि दिखाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 116, कुल संपत्ति आवर्त टोटल एसेट टर्नओवर 4 है। शुद्ध लाभ 10% में कुल संपत्ति 50,000 रुपये। शुद्ध लाभ की राशि बताइए कितनी होगी? तो शुद्ध लाभ की राशि होगी 20,000 रुपये। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर 20,000 रुपये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात यानी करंट रेशियो को प्रभावित करेगा?
आंसर होगा ऋण पत्रों की समता अंशों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 118, एक फर्म का औसत लाभ 9,000 रुपये है, फर्म की पूंजी 60,000 रुपये है और व्यापार से सामान्य आय की दर 10% संभावित है। पूंजी पद्धति द्वारा ख्याति कितनी होगी? 30,000 रुपये होगी। आंसर आपका 30,000 आना चाहिए। स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट का सामान्य स्वीकृत आधार क्या है? ह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत। आपका आंसर होगा ह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत। क्वेश्चन नंबर 120, साझेदारी का विघटन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अनिवार्यता होता है। क्या होता है? किसी साझेदार की मृत्यु होने पर अनिवार्यता होता है साझेदारी का विघटन। क्वेश्चन नंबर 121, रूढ़िवादिता परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किस पर किया जाना चाहिए? लागत पर कि बाजार मूल्य पर? लागत या बाजार मूल्य में से जो कम हो। किस पर होना चाहिए? लागत या बाजार मूल्य में से जो कम हो उस पर। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व नहीं है? इसमें से आपको बतानी है। शोधनीय ऋण पत्र चालू दायित्व नहीं है, बाकी बैंक अधिविकर्ष, डूबत ऋण के लिए प्रावधान और भुगतान योग्य खाते ये चालू दायित्व हैं, लेकिन शोधनीय ऋण पत्र चालू दायित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आंसर होगा बाद में आना पहले जाना विधि से। बाद में आना पहले जाना विधि से स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 124, भारत में लेखांकन मानदंडों यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रतिपादन होता है। इंडियन स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा प्रतिपादन होता है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से आपको बतानी है। ऑप्शन डी सही नहीं है। विकृत माल की लागत माइनस अंतिम स्टॉक माइनस क्रय इक्वल टू प्रारंभिक स्टॉक नहीं होता है। बाकी आपके सारे सही हैं। क्रय प्लस प्रारंभिक स्टॉक माइनस विक्री माल की लागत इक्वल टू अंतिम स्टॉक होता है। प्रारंभिक स्टॉक में क्रय माइनस करेंगे अंतिम स्टॉक, तो ये विक्रय माल की लागत बराबर होगा। अंतिम स्टॉक प्लस विक्री माल की लागत माइनस क्रय बराबर होता है प्रारंभिक स्टॉक, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126, एक नई मशीन की स्थापना व्यय को डेबिट किया जाएगा। किस में? मशीनी खाता में। मशीन खाता में डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, यदि प्रारंभिक स्टॉक है 10,000 रुपये, क्रय है 30,000 रुपये, प्रत्यक्ष व्यय है 4,000 रुपये, तो अंतिम स्टॉक है 5,000 रुपये, तो विक्रय माल की लागत कितनी होगी? 29,000 रुपये होगी विक्री माल की लागत। विक्री माल की लागत का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक। तो सारे जगह वैल्यू पुट करिए, आपका 39,000 रुपीज़ आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 128, एक मशीन 10,000 रुपये में क्रय की गई और इसका संभावित जीवन 3 वर्ष था तथा इसके जीवन के अंत में इसका पुस्तकीय मूल्य 5,120 रुपये था। यदि ह्रास की गणना ह्रासित शेष विधि के आधार पर की जाती है तब ह्रास की दर क्या होगी? ह्रास की दर 20% होगी। इसको सॉल्व करिए, 20% आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में कौन सी त्रुटि तलपट को प्रभावित करेगी? कौन सी इसमें से एरर जो है वो तलपट को प्रभावित करेगी? ऑप्शन डी, एक कमरे के निर्माण पर दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते में क्रेडिट किया गया, ये तलपट को प्रभावित करेगी। क्वेश्चन नंबर 130, फर्म का एक साझेदार दिवालिया हो जाता है, इससे हुई हानि को अन्य साझेदारों द्वारा वहन किया जाएगा। आंसर होगा आपका लाभ विभाजन के अनुपात में वहन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, अ और ब साझेदार हैं तो लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने फर्म से 100 को प्रवेश दिया और उससे लाभ का 1/5वां भाग देने पर सहमत हुए, तो इन साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात कितना होगा? इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 8:4:3। तो ये आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 132, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल राशि को क्रेडिट किया जाता है। किस पे क्रेडिट किया जाता है? सभी साझेदारों के खाते में क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, अ और ब 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। वे स को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। स अपने अंश की ख्याति के लिए 3000 रुपये लाता है। फर्म की ख्याति का कुल मूल्य कितना होगा? 12,000 रुपये होगा। सॉल्व करिए। फर्म की ख्याति का कुल मूल्य बराबर होगा 30,000 इंटू 4/1। इसको सॉल्व करेंगे, आपका 12,000 रुपये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134, एक फर्म के विक्रय के समय अंशों एवं ऋण पत्रों के रूप में प्राप्त क्रय प्रतिफल साझेदारों में बांटी जाती है। कितना? साझेदारों को देय अंतिम भुगतान के अनुपात में बांटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 135, किसी समझौते के अभाव में ये माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है। आपका सही जवाब होगा पुराने अनुपात में। अंश पूंजी का वो भाग जो किसी कंपनी के समापन पर ही याचित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आरक्षित पूंजी कहते हैं। समामेलन से पूर्व के लाभ का उपयोग किया जा सकता है। किस पर? ख्याति के अपलेखन में, पूंजी हानियों को पूरा करने में, दोनों में ही। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को दिखाया जाता है निम्न शीर्षक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को दिखाया जाएगा? चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत। 139, न्यूनतम आवेदन राशि का प्रतिशत अंश के अंकित मूल्य पर कितना होगा? 5 होगा। अंश के अंकित मूल्य में 5 होगा। 140, अंश प्रीमियम की राशि को पूर्णतः या अंशतः निम्न के अपलेखन के प्रयोग में लाया। किसके अपलेखन के प्रयोग में लाया जा सकता है? प्रारंभिक व्यय के। अंश प्रीमियम की राशि को पूर्णतः या अंशतः प्रारंभिक व्यय के अपलेखन के प्रयोग में लाया जा सकता है। एक कंपनी ने व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व लाभ अर्जित किया है। इसे हस्तांतरित किया जाना चाहिए। किसमें? पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142, जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात जब्त अंश खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। किसमें? पूंजी संचय खाते में। क्वेश्चन नंबर 143, अ ब कंपनी लिमिटेड ने पूर्णदत्त 10 रुपये वाले 100 अंशों पर 800 रुपये का हरण किया। हरण किए गए अंशों में से 50 अंश 5 रुपये वाले पूर्णदत्त मूल्य पर पुनर्निर्गमित किए गए। पूंजी संचय में हस्तांतरित राशि कितनी होगी? 250 रुपये होगी। सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 144, एक कंपनी ने 3,60,000 रुपये की संपत्ति क्रय की और उसके बदले में 100 रुपये प्रत्येक के 10% बट्टे पर ऋण पत्र निर्गमित किए। निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या कितनी होगी? सॉल्व करिए, आंसर बताइए अपना। आपका आंसर होगा 4,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 145, एक कंपनी अपने जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है। किस पे कर सकती है? उपर्युक्त सभी पर कर सकती है, यानी प्रीमियम पर, अंकित मूल्य पर और छूट पर। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नांकित में से कौन सा वैयक्तिक खाता है? कौन सा वैयक्तिक खाता है? पूर्वदत्त वेतन खाता, आहरण खाता और अदत्त किराया खाता। तीनों ही वैयक्तिक खाते हैं। उपर्युक्त में से सभी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 147, चालू संपत्तियों का मूल्यांकन निम्न आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? लागत या बाजार मूल्य में जो कम हो उसके आधार पर होता है। पूंजी बराबर होती है किसके? कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य देनदारियों के। निम्नांकित में से किसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए? पूर्वदत्त बीमा को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए। एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदा निम्नलिखित रूप में दिखाया जाएगा। किस में दिखाया जाएगा? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदा। साझेदारी फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का डेबिट शेष हस्तांतरित किया जाता है। किस पे? साझेदारों के पूंजी खाते में।
एक कंपनी की पूंजी 1,00,000 रुपए है, उसका विक्रय पर लाभ 8% है, बिक्री पूंजी का 5 गुना है, विनियोग पर कितना लाभ होगा? 40% लाभ होगा। आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 153, ए, बी और सी साझेदार लाभ का बंटवारा 4:3:2 अनुपात में करते हैं। वे डी को फर्म के 1/3 लाभ हेतु शामिल करते हैं, 1/3 लाभ हेतु शामिल करते हैं। ए, बी और सी के त्याग का अनुपात कितना होगा? आंसर करिए, सॉल्व करिए। आपका आंसर आना चाहिए 4:3:2 अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 154, 31 दिसंबर 2002 को एक फर्म की संपत्तियां एवं देनदारी 4,000, संपत्तियां 4,000 और देनदारियां 40,000, संपत्तियां 30,000, देनदारियां थी। फर्म का विघटन हो गया और लेनदारों को 1 रुपये में 60 पैसे का भुगतान किया गया। अब बताइए वसूली में कितनी हानि हुई? वसूली में 22,000 रुपए की हानि हुई। सॉल्व करिए। समता अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम क्या होगा? पूंजीगत आय है। समता अंशों के निर्गमन पर प्राप्त पूंजी पूंजीगत आय होता है। यदि एक साझेदार के प्रवेश के समय खातों में ख्याति का खाता खोला जाता है, तब पुराने साझेदारों में ख्याति किस प्रकार बांटी जाती है? पुराने लाभ बांटने के अनुपात में बांटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 157, प्राप्ति और भुगतान खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, इसका अंतिम शेष नकदी अवशेष बताता है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। यदि विक्रय किए गए माल की लागत 1,00,000 रुपए है, प्रारंभिक रहतिया 20,000 रुपए है, अंतिम रहतिया 80,000 रुपए है, तो स्टॉक टर्नओवर का अनुपात कितना होगा? 2 गुना होगा। एक संस्था में गुप्त संचय का सृजन निम्नलिखित के द्वारा हो सकता है। एक संस्था में गुप्त संचय का सृजन किसके द्वारा होगा? आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय दिखा करके होगा। क्वेश्चन नंबर 160, ये रुपए है। स्थायी संपत्तियां 14,40,000 रुपए, निवल स्वायत्त 15 लाख रुपीज, दीर्घकालीन ऋण 9 लाख रुपीज, अन्य चालू संपत्तियां 7,60,000, चालू दायित्व 6 लाख। तो बताइए चालू का अनुपात कितना होगा? इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 2:6:1। क्वेश्चन नंबर 161, एक्स लिमिटेड ने प्रत्येक 10 रुपए के मूल्य के 20 अंश, जिन पर 6 रुपए प्रति अंश का चुकता हो चुका था, का अपहरण किया। अगर इन अंशों में से 8 अंश हरि को 5.50 रुपए प्रति अंश चुकता करने पर पूर्ण दर्द के रूप में पुनर्निर्गमन किया गया, तो अंश अपहरण खाते में जमा पक्ष में कितनी रकम होगी? सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 120 रुपए होगी जमा पक्ष में। निम्न में से कौन सा एक फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का द्योतक है? ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात एक फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का द्योतक है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त अंश प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। किस पे? बोनस अंशों के निर्गमन में किया जा सकता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता संक्षिप्त प्रारूप है। किसका? रोकड़ पुस्तक का। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सभी तिथियों के रोकड़ शेष का सारांश लिखा जाता है, इसीलिए रोकड़ पुस्तक का सहारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सी मदकोष प्रवाह से संबंधित है? रोकड़ के रूप में अंशों का निर्गमन मदकोष प्रवाह से संबंधित है। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ का आगमन का स्रोत क्या है? उपर्युक्त में से कोई भी इसका स्रोत नहीं है, न गैर व्यापारी भुगतान, न चालू संपत्तियों में वृद्धि, न दायित्वों में कमी। अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित आधार पर देय होता है। अभिगोपन कमीशन किसके आधार पर देय होता है? अंशों का निर्गमन मूल्य पर देय होता है। कुल लेनदार खाते में निम्नलिखित प्रविष्टि होगा। उधार विक्रय। कुल लेनदार खाते में उधार विक्रय का प्रविष्टि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रवर्तकों को प्रतिफल के लिए रोकड़ के स्थान पर अंश निर्गमित किए जाते हैं, तब क्या होता है? आंसर होगा तब ख्याति खाता डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170, संचालक लाभांश की घोषणा करते हैं।
वार्षिक साधारण सभा में। संचालक लाभांश की घोषणा कहाँ करते हैं, कब करते हैं, वार्षिक साधारण सभा में। क्वेश्चन नंबर 171, साझेदारों द्वारा दिए गए आहरण पर ब्याज की गणना हेतु निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जा सकता है। किस विधि का प्रयोग किया जाएगा साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना के लिए, गुणन विधि का। क्वेश्चन नंबर 172, निम्न में से कौन सी एक लेखांकन प्रथा नहीं है, बतानी है। गोपनीयता, गोपनीयता लेखांकन प्रथा नहीं है, बाकी एक रूपता, संपूर्ण प्रकटन और महत्वपूर्णता लेखांकन प्रथा है, लेकिन गोपनीयता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी व्यय है। व्यापार प्रसार हेतु किए गए पुराने भवन की मरम्मत और पुताई पूंजी व्यय है। पुस्तपालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है। एक खाते के दो प्रकार से पुस्तपालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित होता है, एक खाते के दो प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 175, पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में परिणत करने से निम्न परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है, गुप्त संचय होता है। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में परिणत करने से गुप्त संचय होता है। निम्नलिखित में से कौन चालू दायित्व नहीं है, शोध ऋण पत्र। शोध ऋण पत्र चालू दायित्व नहीं है, ये शोध ऋण पत्र चालू दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट 177, निम्नांकित में से कौन सा आयगत व्यय है, बतानी है। आयगत व्यय कौन है, प्रतिस्पर्धियों द्वारा दायर मुकदमे के बचाव हेतु कानूनी व्यय आयगत व्यय नहीं होता है। बाकी आपके प्रतिस्पर्धियों द्वारा दायर मुकदमे के बचाव हेतु कानूनी व्यय जो होता है वो आयगत व्यय होता है। 178 क्वेश्चन, संभाव्य दायित्व दिखाया जाता है, किस पर दिखाया जाता है, पूर्ण प्रकटीकरण की विचारधारा के कारण संभाव्य दायित्व दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, गुप्त संचय उत्पन्न हो सकता है। अत्यधिक ह्रास के प्रावधान के द्वारा गुप्त संचय उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, तलपट में दिखाए गए अंतिम रहतिये को निम्न में दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है, केवल चिट्ठे में दर्शाया जाता है। ऊंचा अनुपात निम्न लाभदायकता, ऊंचा अनुपात निम्न लाभदायकता लागू होता है किस पर, परिचालन अनुपात पर। क्वेश्चन नंबर 182, संपत्ति की मूल लागत 57,000 रुपीज है, अवशिष्ट मूल्य 2000 रुपये है, अनुमानित जीवन 10 वर्ष है, तो वार्षिक अंक योग पद्धति के अनुसार प्रथम वर्ष में होने की रकम क्या होगी, इसको सॉल्व करिए। 10,000 रुपये आंसर होना चाहिए। प्रथम वर्ष में होने वाली रकम है 10,000 रुपये। आय एवं व्यय खाते के क्रेडिट शेष दर्शाता है, क्या दर्शाता है, आय एवं व्यय खाते के क्रेडिट शेष दर्शाता है आय पर व्ययों पर आय का आधिक्य। ऑप्शन बी, आय एवं व्यय खाते क्रेडिट शेष व्ययों पर आय का आधिक्य दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाते में आंकड़े सम्मिलित होते हैं किसमें, चालू वर्ष से संबद्ध। आय व्यय खाते में आंकड़े सम्मिलित होते हैं चालू वर्ष से संबद्ध। एक खेल क्लब के संदर्भ में घास की विक्रय राशि कितनी क्या होगी, आयगत प्राप्ति। एक खेल क्लब के संदर्भ में घास की विक्रय राशि, ह्रास की विक्रय राशि होगी आयगत प्राप्ति। ख्याति निम्न में से एक है, कौन सा है, अमूर्त संपत्ति। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति को अमूर्त संपत्ति माना जाता है क्योंकि इसका कोई भी वास्तविक रूप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, निम्न अनुपातों में से कौन सा अनुपात फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का द्योतक है। कौन सा अनुपात जो है फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का द्योतक है। आपका राइट आंसर होगा ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 188, एक व्यवसाय के संपूर्ण निष्पादन का मापन होता है विनियोग पर प्रत्यय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 189, संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कटौती खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है किसमें, पूंजी संचय खाते में। क्वेश्चन नंबर 190, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास होता है। ह्रास होता है न तो कोष का स्रोत और न ही कोष का प्रयोग, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन सी।
एक व्यापार के इस तरीके के क्वेश्चन में आपको आंसर देना है, ना तो कोष का स्रोत और ना ही कोष का प्रयोग। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास होता है, ना तो कोष का स्रोत और ना ही कोष का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ क्या होता है? शुद्ध मूल्य का अर्थ होता है कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य देनदारियां। क्वेश्चन नंबर 192, जब कार्यशील पूंजी 60,000 रुपये हो और चालू अनुपात 3:1 है, तब चालू देनदारियां कितनी होगी? सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। 193, एक क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखाना चाहिए? फर्नीचर के विक्रय पर हुई हानि को एक क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दिखाना चाहिए। बाकी आपके पुराने समाचार पत्रों की बिक्री दिखा सकते हैं, मानदेय का भुगतान दिखा सकते हैं, एक कंप्यूटर की बिक्री से प्राप्त राशि दिखा सकते हैं, लेकिन फर्नीचर के विक्रय पर हुई हानि को नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ खाता का ही संक्षिप्त रूप होता है, इसमें केवल नगद लेन देन ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेखांकन मानदंडों का प्रतिपादन होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। लेखांकन मानक 8 का संबंध किससे है? शोधन एवं विकास लेखांकन से। लेखांकन मानक 8 का संबंध शोधन एवं विकास लेखांकन से है। क्वेश्चन नंबर 95, अकाउंटिंग में क्वेश्चन सॉल्व वाले ज़्यादा हैं, आप सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए, उसको सारे समीकरण आपको याद होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। 196, यदि एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करते समय निर्मित ख्याति को अपलिखित करना है तो शेष साझेदारों में डेबिट किया जाएगा। क्या डेबिट किया जाएगा? नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में डेबिट किया जाएगा। 197 क्वेश्चन नंबर, एक साझेदार की दिवालिया होने के कारण हुई हानि को अन्य साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। किसके अनुपात में? लाभ विभाजन अनुपात में। जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब दायित्व के मूल्य में जो कमी होती है वो क्रेडिट किया जाता है। किस पर? उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी ना तो दायित्व खाता में, ना लाभ हानि समायोजन में खाता में, ना ही वसूली खाता में। चलिए नेक्स्ट, वसूली खाता है। क्या है वसूली खाता? नाम मात्र का खाता होता है। अ, ब, स और द बराबर की साझेदार हैं, ठीक है। एक हवाई जहाज दुर्घटना में अ, ब और तथा द की एक साथ मृत्यु हो जाती है, तो इस दुर्घटना का परिणाम इसमें से क्या होगा? आंसर होगा साझेदारी तथा फर्म दोनों का विघटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। किसके लिए? पुराने और नए साझेदारों के पारस्परिक लाभ के लिए। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नए साझेदारों के प्रवेश की अवधि में संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन पुराने एवं नए साझेदारों के पारस्परिक लाभ के लिए आवश्यक होता है। इसमें साझेदारों द्वारा किए गए परिश्रम का वास्तविक प्रतिफल उन्हें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 202, एक कंपनी के समामेलन के पूर्व के लाभ का लाभांश के रूप में भुगतान नहीं हो सकता है। एक कंपनी के समामेलन के पहले का लाभ लाभांश के रूप में भुगतान नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 203, 200 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए? एक गैर व्यापारिक संस्था में क्या तैयार किया जाता है? आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। 204, ह्रास का संबंध किससे है? अचल संपत्ति से है। ह्रास का संबंध अचल संपत्ति से है। क्वेश्चन नंबर 205, अगर परिचालन अनुपात 91.5 है तो परिचालन लाभ का अनुपात कितना होगा? 8.5% होगा। निम्न में से कौन लेखांकन का सिद्धांत नहीं है? सत्यता का सिद्धांत लेखांकन का सिद्धांत नहीं है। लेखांकन के सिद्धांत क्या क्या है? दोहरे पक्ष का सिद्धांत, लागत का सिद्धांत, महत्वपूर्णता का सिद्धांत, लेकिन सत्यता का सिद्धांत लेखांकन का सिद्धांत नहीं है। 207, लेखा पुस्तकों को तैयार करते समय खिड़की सज्जा यानी विंडो ड्रेसिंग को निषिद्ध करने का कारण क्या है? रूढ़िवादिता की परंपरा है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती को अपलिखित किया जाता है। किसमें? किसी भी दशा में विमोचन की तारीख के बाद नहीं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती को किसी भी दशा में विमोचन की तारीख के बाद अपलिखित नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट,
अंशों के अभिगोपन से क्या पूंजी प्राप्त करने में आसानी होती है। अंशों के अभिगोपन से पूंजी प्राप्त करने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 210, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग हो सकता है किस पे? पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में प्राप्त हो सकता है। 211, समामेलन के पूर्व के लाभ को क्रेडिट किया जा सकता है पूंजी संचय खाते में। कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष शब्द का मतलब क्या होगा? चालू संपत्ति, चालू देनदारियों। कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष शब्द का अर्थ होता है चालू संपत्ति और चालू देनदारी। चालू संपत्ति माइनस चालू देनदारी। क्वेश्चन नंबर 213, एक कंपनी में लाभांश प्रति अंश 2 रुपए, प्रति अंश अर्जन 5 रुपए तथा अंशों का बाजार मूल्य 25 रुपए है, तो प्राप्ति कितनी होगी? प्राप्ति 20% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है किस पे? लाभांश हेतु उपलब्ध लाभों में से और नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से, यानी आंसर दोनों, ए और बी दोनों। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त धनराशि से हो सकता है, साथ ही उन लाभों से भी शोधन किया जा सकता है जो लाभांश देने के लिए उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215, सेबी के निर्देशानुसार एक कंपनी को ऋण पत्रों के शोधन हेतु एक संचय निम्न के बराबर सृजित करना आवश्यक है किसके? ऋण पत्रों की शोधन राशि का 50%। सेबी के निर्देशानुसार ऋण पत्रों का शोधन प्रारंभ होने के पहले ऋण पत्रों की राशि के 50% के बराबर से ऋण पत्र शोधन संचय यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट, लेखांकन प्रमाप AS3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य है किसको? सूचीयन कंपनियों को। लेखांकन प्रमाप AS3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण सूचीयन कंपनियों को बनाना अनिवार्य है। लाभांश की गणना की जाती है किसमें? चुकता पूंजी के आधार पर की जाती है। अग्रिम प्राप्त याचना राशि को दर्शाया जाता है किसमें दर्शाया जाता है? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है किसमें किया जाता है? पूंजी संचय खाता में। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते का शेष पूंजीगत शेष होता है, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। बोनस अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं किससे नहीं किए जा सकते हैं? लाभांश समानीकरण संचय से बोनस अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऋण पत्र धारक कौन है? कंपनी के लेनदार होते हैं। ऋण पत्र धारक कंपनी के लेनदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंश जब्त किए जाते हैं तब अंश पूंजी खाते के डेबिट किए जाते हैं किससे? अंशों के अंकित मूल्य से। जब अंश जब्त किए जाते हैं तब अंश पूंजी खाते के डेबिट किया जाता है अंशों के अंकित मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 223, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंध में प्रावधान है? वो धारा है धारा 78। लेखांकन में रूढ़िवादिता की परंपरा का प्रभाव क्या होगा? संपत्तियों का अल्प मूल्यन होगा। लेखांकन में एक रूपता की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? एक बार अपनाए गए लेखांकन की विधियों एवं नीतियों का नियमित अनुपालन होता है। लेखांकन में एक रूपता की अवधारणा का तात्पर्य है कि एक बार अपनाई गई लेखांकन की विधियों एवं नीतियों का नियमित अनुपालन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मदों में से कौन सा चालू दायित्व है? इसमें से कौन सा चालू दायित्व है? बकाये मजदूरी। बकाये मजदूरी चालू दायित्व है। तलपट में दर्शाया गया अंतिम रहतिया दिखाया जाता है किसमें? मात्र व्यापार खाते में दिखाए जाते हैं। 228, एक लोक कंपनी की दशा में उसके व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र करने से पूर्व अर्जित लाभ को हस्तांतरित किया जाता है किसमें किया जाता है? पूंजी संचय कोष में किया जाता है। नेक्स्ट, अंश प्रीमियम की राशि को संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है किसके लिए? उपर्युक्त सभी के लिए, यानी ख्याति को अपलिखित करने में, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में और स्थगित
स्थगित आगम व्ययों को अपलिखित करने में आंशिक रूप से इसको अंश प्रीमियम राशि को संपूर्ण और आंशिक रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। किसमें किया जाता है? पूंजी संचय खाते में किया जाता है। नेक्स्ट, अयाचित लाभांश को आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। किसके अंतर्गत दर्शाया जाता है? चालू दायित्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 232, पूंजी शोधन संचय खाते का शेष उपलब्ध होता है किसके हेतु? अधिलाभांश अंशों के निर्गमन हेतु पूंजी शोधन संचय खाते का शेष उपलब्ध होता है। ऋण पत्र शोधन निधि खाते के शेष को अंतिम रूप से हस्तांतरित किया जाता है। किसमें? सामान्य संचय खाते में। 234, निम्नलिखित में से किसकी क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए? किसमें नहीं की जानी चाहिए? किसी पुरानी संपत्ति के विक्रय पर हानि में। नेक्स्ट, एक क्लब के किसी व्यय को जिसके लिए एक कोष का निर्माण किया गया है वो किसमें दिखाया जाएगा? आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में उस कोष में से घटा करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, अपूर्ण लेखों से अंतिम खाते बनाते हैं समय पूंजी को। अपूर्ण लेखों से अंतिम खाते बनाते समय पूंजी को ऐसे लिया जाता है जैसे कि ये बराबर हो। आंसर होगा शुद्ध संपत्ति मूल्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय एवं व्यय खाता दर्शाता है शेष आय का व्यय के ऊपर आधिक्य या इसके विपरीत का। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ष में, इसको सॉल्व करिए, यदि किसी वर्ष में प्राप्त चंदा 7,800 रुपीज़ था, वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त चंदा 150 रुपीज़ और वर्षांत में प्राप्त चंदा 150 और वर्षांत में प्राप्त चंदा 240 रुपीज़ था, तो वर्ष के प्राप्ति व भुगतान खाते में कितना चंदा दर्शाया जाएगा? आपका आंसर आना चाहिए 7,800 रुपीज़। नेक्स्ट, अमूर्त संपत्तियों में दीर्घकालिक विनियोग को अपलिखित करने में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है हरास। क्वेश्चन नंबर 240, बही खाता की द्विप्रविष्टि प्रणाली का सूत्रपात हुआ है। कहाँ पे? इटली में हुआ है। बही खाता की द्विप्रविष्टि प्रणाली का सूत्रपात इटली के वेनिस शहर में लूकस पेसियोलो के द्वारा 1494 में की गई है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 241, दोहरा लेखा सिद्धांत का आशय क्या है? प्रत्येक क्रेडिट के लिए एक डेबिट की तथा प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट की आश्वस्ति। दोहरा लेखा प्रणाली का आशय है प्रत्येक क्रेडिट के लिए एक डेबिट की तथा प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट की आश्वस्ति। नेक्स्ट, रहतिया को लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से कम हो उस पर मूल्यांकन करने का व्यवहार एक उदाहरण है किसका? रूढ़िवादिता की धारणा का। 243, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है? बताइए। ऑप्शन ए, पूंजी बराबर शुद्ध संपत्ति माइनस दायित्व, ये लेखांकन समीकरण है। समीकरण को अच्छे से याद करिए, इसी पे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, ह्रास का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है किसमें? स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन में क्रमिक संकुचन के रूप में। यदि विक्रय 60,000 रुपीज हो, सकल लाभ का 1/2 हो, क्रय 49,000 रुपीज हो और अंतिम स्कंद 9,000 रुपीज हो, तो प्रारंभिक स्कंद कितना होगा? सॉल्व करिए, आंसर आपका 49,000 आना चाहिए। नेक्स्ट, यदि अंत में पूंजी 7,000 रुपीज की हो, वर्ष में लाई गई पूंजी 5,000 रुपये हो, आहरण 8,000 रुपये की हो, हानि 10,000 रुपये की हो, तो प्रारंभ में पूंजी बराबर होगा, कितने के बराबर होगा? आंसर करिए 20,000 रुपीज के, इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट, 247, अदत्त व्यय दिखाए जाने चाहिए। किसमें दिखाए जाने चाहिए? लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष तथा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। 248, स्वामी द्वारा आहरण करने पर परिसंपत्ति कम हो जाएगी और दायित्व बढ़ जाएंगे। स्वामी द्वारा आहरण करने पर परिसंपत्तियां कम हो जाती है और दायित्व बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, तलपट में दिया गया अंतिम स्कंद दर्शाया जाता है, किसमें दर्शाए जाएंगे? परिसंपत्ति कम हो जाएगी और दायित्व बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट, व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी के लिए व्यवसाय के स्वामी को लेनदार माना जाता है। आपका आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट,
गार्नर बनाम मरे के अंतर्गत दिवालिया साझेदारों की पूंजी कमी को अन्य साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। आपका आंसर होगा उनके पूंजी अनुपात में वहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी पत्र के न होने पर साझेदार के ऋण खाते पर स्वीकृति योग्य ब्याज दर कितनी होगी? 6% होगी। आंसर होगा 6%। 253, 31 दिसंबर 2001 को एक फर्म की परिसंपत्तियां एवं दायित्व क्रमशः 40,000 रुपये और 30,000 रुपये थे। फर्म का समापन हो गया और लेनदारों को 1 रुपये में 60 पैसे का भुगतान किया गया, तो वसूली में कितनी उनकी हानि थी? वसूली में उनकी 22,000 रुपये की हानि थी। नेक्स्ट, 100 रुपये के एक समता अंश पर अधिनियम के अनुसार प्रार्थना की न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम राशि 5 रुपये होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड ने 38,000 रुपये की एक मशीन क्रय करने के लिए 10 रुपये वाले पूर्ण दत्त समता अंश 5% बट्टे पर निर्गमित किए, तो निर्गमित अंशों की संख्या कितनी होगी? सॉल्व करिए। आंसर आपका 4,000 रुपये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 256, एक कंपनी ने 3,30,000 रुपये के क्रय प्रतिफल के भुगतान करने हेतु 100 रुपये वाले ऋण पत्र पर 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। एक कंपनी ने 3,30,000 रुपये के क्रय प्रतिफल के भुगतान करने हेतु 100 रुपये वाले ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, तो निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या कितनी होगी? इसको सॉल्व करिए। आपका आंसर 30,000 रुपीज़ आनी चाहिए। 30,000 ऋण पत्रों की संख्या, ऋण पत्रों की संख्या 30,000 होनी चाहिए। किसी कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियों को क्रमबद्ध किया जाता है। आंसर होगा स्थायित्व के आधार पर संबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है उपरोक्त सभी में, यानी अंशों प्रीमियम खाते से, पूंजी संचय खाते से और सामान्य संचय खाते से, इन तीनों ही खातों से बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। क्वेश्चन 259, ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम खाता होता है। कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता है। प्रारंभिक व्यय माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? पूंजीगत व्यय माने, प्रारंभिक व्यय पूंजीगत व्यय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि पिछले वर्ष का संचय 400 रुपये, वर्ष भर में अशोध्य ऋण 300 रुपये और टिप्पणी में संदिग्ध ऋणार्थ संचय यानी नया संचय 500 रुपये दिखाता है, तो लाभ हानि खाते में दिखाई जाने वाली राशि कितनी होगी? आपका आंसर आना चाहिए 400 रुपये। नेक्स्ट, ख्याति क्या है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। नेक्स्ट, अंतरिम लाभांश दिखाया जाता है किसमें? लाभ हानि विनियोग खाते में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, एक क्लब के दिन प्रतिदिन के नगद लेन देनों को दर्ज किया जाता है किसमें? रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 265, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः आय एवं व्यय खाता तैयार करते हैं? कौन तैयार करते हैं? शिक्षण संस्थाएं आय और व्यय खाता तैयार करते हैं। और द लास्ट क्वेश्चन, यदि वास्तविक औसत लाभ 91,600 रुपीज़ हो तो सामान्य लाभ 72,000 रुपीज़ हो, तो 10% की उचित प्रत्याय दर पर वार्षिक औसत अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति मूल्य कितना होगा? आंसर आप खुद से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए आंसर है, इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 266 आज के MCQs आपके अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग से थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं 300 MCQs लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन को सारे ज्वाइन करिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।